अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना सिंपल रख सकते हैं रखें, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसका जो मेन मैकेनिज़्म है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टार्ट करते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों है, मैं आपको अगर ये सवाल पहले पुट कर दूं तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप इस प्रोसेस को समझ सकें। लेट्स सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है एक बीकर में, और इस बीकर में ज़ाहिर है सोल्यूशन किसी सॉल्वेंट के अंदर है, यहाँ तक ये सॉल्वेंट है, और इसके अंदर कोई मेटल का मेटेलिक आयंस पड़े हुए हैं, यानी मेटेलिक आयन का कोई ये सोल्यूशन है, और आप चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यानी इस सोल्यूशन के अंदर इस मेटेलिक आयन की क्या कंसंट्रेशन है, अननोन सैंपल है। तो अगर आप ये डिटरमाइन करना चाहते हैं, ये फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा प्रोसेस चलता कैसे है, कैसे ये काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने अपने जहन में रख लिया है तो हम आगे चलते हैं कि ये कैसे करेगा। देखिए, जो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक प्रोसेस है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सैंपल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड, इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। और ये करती क्या है कि आपके पास लेट्स सपोज ये सैंपल है, तो इसकी amount of substance in some solvent in some solution आपको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कहता है कि मेटल और अनदर सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन टू एन इलेक्ट्रोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जाहिर है आपके पास जैसे सोल्यूशन में ये आयोनाइज होता है तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम कहते हैं ये कैथोड है और एक को कहते हैं हम ये एनोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं इस सोल्यूशन के अंदर, और इस सोल्यूशन ये जो कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसे करंट देते हैं, इस सर्किट को जब हम करंट देते हैं तो होता यूँ है कि करंट जब फ्लो करता है तो जाहिर है जो आयंस, जिन आयंस के ऊपर ना यहाँ पे लेट्स सपोज मेटल आयन है, मेटल आयन पड़ेंगे, सोडियम आयन है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम आयन इस नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस कैथोड के ऊपर रिडक्शन का फिनोमेना होगा और ये यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। और अगर ये नेगेटिव आयन है तो ये एनोड की तरफ आएगा और यहाँ एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का फिनोमेना होगा और यहाँ पे आके ये डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो डिपॉजिट यहाँ पे बनता है इसको हम कैसे कैरी करके लेके जाते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये सारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है और इसके नतीजे में ये कहता है द मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज मेजर। यहाँ इसके ऊपर ना हम कुछ टाइम के लिए इस रिएक्शन को होने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ना मास जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। ये कहता है ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और ये एक्यूरेसी इसकी ये है कि आप अगर मेटल की या कोई भी और इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी से मुराद ये है कि यहाँ इसके अंदर जो ये आयन है, ये जो जिसकी आप कंसंट्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, या जो डिपॉजिटेड मटेरियल है ये मेटल या कोई भी और ऐसी स्पीशी जो इस आयनाइज स्टेट में यहाँ पे पड़ी हुई हो, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो आगे हम देखते हैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। देखें, ये कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्री ये है कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये वाला ग्रीन कलर का है, इसे हम कहते हैं प्लेटिनियम गाज कैथोड है। ये ऐसा जाली सी बनी होती है और इसके अंदर एक प्लेटिनियम स्पायरल एनोड है, यानी ब्लैक कलर में ये एनोड नज़र आ रहा है और ये ग्रीन कलर में आपको कैथोड नज़र आ रहा है। ये नीचे एक मैग्नेटिक स्टिरर है जो मुसलसल मूव करता रहता है ताकि सोल्यूशन को होमोजेनाइज करके रखे, सोल्यूशन सेग्रीगेट ना हो या बॉटम में कोई चीज़ बैठे नहीं, आयंस वगैरह। तो जब हम इसमें से यहाँ से करंट पास करते हैं तो वही फिनोमेना होता है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री का प्रिंसिपल ये है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल है, यानी सर्टन आयन सोल्यूशन कैन बी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज एट द सरफेस ऑफ। मैंने आपको बताया है शुरू में कि कुछ आयन अगर कैथोड की तरफ, अगर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे जाके वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ये कहता है इसके नतीजे में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के नतीजे में डेपोजिशन होती है और हमें जो है ना
डेपोजिशन होती है और डिसोल्यूशन ऑफ द मटेरियल एंड द अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द, ये कहता है ये जो जितना मटेरियल डिपॉजिट होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि उसके ऊपर जो चार्ज है, प्रोपोर्शन टू द चार्ज पास थ्रू द सोल्यूशन, वो जितना करंट उसमें से गुजरेगा ना सोल्यूशन में से, या चार्ज जितना ज़्यादा पास होगा उतना ही ज़्यादा ये अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट होगी। ये फैराडे लॉ है, हम आगे से देखेंगे भी। ये डिपॉजिटेड मटेरियल, इसको जो है फिर हम अलग करते हैं, ड्राई करते हैं, वेट कर लेते हैं और वेट करके हम उसे अमाउंट ऑफ एनालाइट उस ओरिजिनल सोल्यूशन में फाइंड करते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी हम आगे जाके देखते हैं। तो जनरली रिडक्शन का फिनोमेना है या ऑक्सीडेशन का, दोनों हो सकते हैं इसके प्रोसेस में। मोस्टली रिडक्शन होता है, जिस वजह से यहाँ रिडक्शन है। रिडक्शन होने के बाद आप क्या करते हैं कि आप इस मटेरियल का वेट करते हैं। वेट करने का तरीका ये है कि आपके पास लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रोड है, इसका आपने वेट पहले किया तो ये 5 ग्राम है, डिपॉजिट करने के बाद ये 7 ग्राम है, तो आप 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 ग्राम डिपॉजिटेड मटेरियल आ जाएगा। आपने जब डिपॉजिटेड मटेरियल का वेट कर लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप आगे चलेंगे और अगले स्टेप में चले जाएंगे, और उसमें ये होता है, ये इसके क्या है स्टेप्स हैं कि आप पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप, यानी आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वो मेटल्स आयंस देखे जा रहे होते हैं, जिनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डेपोजिशन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डेपोजिशन मैंने कहा है कि वो आयन मूव करके जाते हैं कैथोड की तरफ अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अदरवाइज एनोड की तरफ मूव करेंगे अगर नेगेटिव चार्ज है, और उसके नतीजे में आपके पास रिडक्शन, मोस्टली रिडक्शन का फिनोमेना होता है, और वो मेटल आयन सोल्यूशन और इलेक्ट्रॉन वो कैथोड से लेके तो ये डिपॉजिट होगा, ये एक मेटल सॉलिड बन जाएगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास कॉपर आयन है अगर सोल्यूशन में, तो ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो और ये डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर मेटल की फॉर्म में, कॉपर एटम वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब हम इसकी अमाउंट फाइंड करेंगे तो इसको फैराडे लॉ और कुछ स्कैटोमेट्रिक डाटा है जिसकी बेस पे हम उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना कर लिया, यानी उसके बाद आप एंडिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके लिए ये होता है कि कुछ टाइम देते हैं, कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। आप पावर जो है इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर आप जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर मटेरियल डिपॉजिट होता है ना, उसे आप उस सोल्यूशन से रिमूव करते हैं, उसे केयरफुली वॉश करते हैं ताकि उसके ऊपर अगर कोई रेजिडुअल इलेक्ट्रोलाइट है या इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो रिमूव हो जाएं। और फिर उस इलेक्ट्रोड को आप क्या करते हैं, ओवन में ड्राई करते हैं, और या डिसिकेटर में आप ड्राई करते हैं, और डिसिकेटर में डाल के कोई और वाटर कंटेंट है या कोई और ऐसी इम्प्योरिटी है तो उसे आप रिमूव करते हैं। उसके बाद आप उसका वेट करते हैं। ज़ाहिर है ये सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के बाद ड्राइंग का पर्पज़ इम्प्योरिटीज़ फ्री बनाना होता है। उसके बाद आप वेट करते हैं। वेट का तरीका जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने पहले इलेक्ट्रोड का मास फाइंड किया होता है, फिर आप डिपॉजिट करने के बाद फाइंड करते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, डिपॉजिट मटीरियल आ जाएगा। अब आपके पास तो वो मटीरियल आया है जो डिपॉजिट हुआ है, आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है उस सोल्यूशन की। तो ये कहता है the mass of the deposited substance is used to calculate the amount of the analyte in the original sample। हमने तो ये फाइंड करना था ना ओरिजिनल सैंपल में कितनी अमाउंट है, तो ये कहता है कि ये जो मास आपने फाइंड किया ना, डिपॉजिट हुआ है, इसी की मदद से करते हैं। और ये करते कैसे हैं, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्री एंड फैराडे लॉ। इन दोनों को हम यूज़ करके ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग द चार्ज पास थ्रू एंड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे इसने फैराडे लॉ आगे दिया भी है कि ये लॉ है, इस लॉ की मदद से यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन। आप यहाँ पे मोलर मास अगर हमें पता हो, आई पता हो कि कितना करंट पास हुआ है, टाइम एन और एफ, तो हम इस फैराडे लॉ से उसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि उस सैंपल में कितनी है। मेरे पास टाइम बहुत कम है। एप्लीकेशन ऑफ इसकी क्या क्या है, आप मेटल एनालिसिस कर सकते हैं, आप प्योरिटी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि आपकी सोल्यूशन के अंदर हम चेक करना चाहते हैं कौन सी चीज़ कितने परसेंट है, तो वो क्या उतने परसेंट ही है। और आपने क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं मुख्तलिफ मेटल की वेरियस सैंपल में। इन्वायरमेंटल टेस्टिंग भी यूज़ होती है, और क्वालिटी कंट्रोल में भी ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फाइनल इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी हाई प्रिसीजन है, सिंपल और डायरेक्ट मेथड है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है फिनोमेना। और अगर लो कंसंट्रेशन हो, इंतहाई कम कंसंट्रेशन हो सैंपल में किसी भी इंग्रेडिएंट की, जो कि किसी दूसरे मेथड से बहुत मुश्किल होगा, इससे बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये स्लो प्रोसेस है, इसका जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इंटरफेयर कर सकती हैं, इंटरफेरेंसेस फ्राम अदर इम्प्योरिटीज़ हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है।